हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं तथा ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। ऑप्शन है, न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का विधिक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा गया है। तो जो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है इसको। जो न्याय का सिद्धांत जो है औचित्य पर बल देता है उसे न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है। ये राल्स द्वारा दिया गया है। राल्स अपने न्याय सिद्धांत में सामाजिक व प्राथमिक वस्तुओं के बंटवारे का औचित्य सिद्ध करते हैं और राल्स इसमें दो सिद्धांत देते हैं। कौन कौन से? एक तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का अवसर मिलना चाहिए जो दूसरे के द्वारा निभाया जा सके, अर्थात समान स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो ये सिद्धांत देते हैं उसमें ये पहला समान स्वतंत्रता की बात करते हैं, समान स्वतंत्रता की बात करते हैं। और दूसरे में क्या कहते हैं ये कि जो सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिल सके। तो जो समाज की व्यवस्था है उसका क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हो, क्रम जो इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि जो समाज का जो सबसे कम न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति यानी कि गरीब और पिछड़े हुए वर्गों को अधिकतम लाभ मिल सके। यानी कि इसको सरल भाषा में कहें तो गरीबों को अधिकतम लाभ मिल सके। तो जो है समाज की व्यवस्था का क्रम ऐसे व्यवस्थित किया जाए, जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जो है गरीबों लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो ये पहले में ये समान स्वतंत्रता की बात करते हैं। दूसरे में इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। का में इन्होंने कहा है कि गरीबों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, और जो इसका दूसरा खंड खा है, उसमें ये कहते हैं कि जो है कि सभी को अवसर की समानता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो। तो ये जो खंड खा है उसमें ये अवसर की समानता यानी कि सभी को समान अवसर मिले अपने जो विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो सभी को अवसर की समानता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो ये जो दूसरे का खंड का ये कहता है और खंड खा ये कहता है। खंड का में कहते हैं गरीबों को सुविधा मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खा में कहते हैं कि अवसरों की समानता हो। जो सिद्धांत एक है ये सिद्धांत दो पर प्राथमिकता प्रदान की है। राल्स ने जो है सिद्धांत जो पहला सिद्धांत है समान स्वतंत्रता की, इसको जो है प्राथमिकता प्रदान की है। और अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में इन्होंने खंड खा को ज़्यादा जो है खा पर जो है प्राथमिकता प्रदान की है, यानी कि खंड खा को ज़्यादा माना है। अगर सिर्फ दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो खंड खा को ज़्यादा महत्व दिया है, और अगर दोनों सिद्धांतों की बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की, तो इन्होंने का को प्रथम पे रखा है। इन्होंने का को जो ज़्यादा प्राथमिकता दी है, ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये जॉन रॉल्स द्वारा दिया गया सिद्धांत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है, जो सिद्धांत औचित्य पर बल देता है। राल्स द्वारा ये दिया गया है। लोकमत का वास्तविक अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकमत का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन है बहुमत का मत, वह मत जो संपूर्ण समुदाय के कल्याण को लक्ष्य करे। यहाँ पर जो होगा
जो संपूर्ण समुदाय के कल्याण को लक्ष्य करे, या तर्क पर आधारित मत, या क्या है, सर्व संबंधित पक्षों का मत, सर्व संबंधित पक्षों का मत। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है बहुमत का मत, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये जो बहुमत का मत है ये सही हो जाएगा, क्योंकि लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है, और जो आम जनता की राय होती है उसे ही लोकमत कहते हैं। इसको जो है मैरिस गिन्सबर्ग ने कहा है कि जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है उसे लोकमत कहते हैं। जो मैरिस गिन्सबर्ग हैं, मैरिस गिन्सबर्ग, तो ये क्या कहते हैं, जब अनेक व्यक्ति आपस में क्रिया करते हैं और उस सामाजिक जो सामाजिक जो है तत्व का निर्माण होता है वही लोकमत होता है। तो इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि जो व्यक्तियों के पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक क्रियाओं से जो सामाजिक तत्व निर्माण होता है, व्यक्तियों के पारस्परिक क्रियाओं द्वारा जो सामाजिक तत्व का निर्माण होता है, सामाजिक तत्व का निर्माण होता है उसे ही लोकमत बोलते हैं, उसे लोकमत कहा जाता है। तो ये जो पारस्परिक क्रियाएं हैं ये आप ध्यान रखेंगे तो गिन्सबर्ग की परिभाषा हो जाएगी। जो व्यक्तियों की पारस्परिक क्रियाओं को करते हैं और उससे जो सामाजिक तत्व का निर्माण होता है वही लोकमत होता है। जबकि किम्बाल कहते हैं, जो किम्बाल यंग का कहना है, जनसाधारण समय विशेष पर जो राय रखते हैं वही जनमत होता है। तो किम्बाल क्या कहते हैं, किम्बाल यंग ये कहते हैं कि जो जनसाधारण है किसी समय विशेष पर जो राय रखते हैं, समय विशेष पर राय रखते हैं वही क्या है, वही लोकमत है, वही जनमत है। तो ये दो परिभाषाएं हो गई लोकमत से संबंधित। लोकमत का वास्तविक अर्थ बहुमत का मत होता है, और यानी कि ज़्यादा लोग, जो समाज के ज़्यादा लोगों का मत ही लोकमत होता है, बहुमत होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूचियों को सुमेलित करें। एक तरफ शास्त्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी विषय वस्तु दी गई है। ऑप्शन है दर्शन, उसके सामने है स्त्रीकरण, बी है समाजशास्त्र, मन, और ये डी है राजनीति शास्त्र, सी यहाँ समाजशास्त्र। ऑप्शन सी जो है ये ऑप्शन गलत, यहाँ अर्थशास्त्र होगा, अर्थशास्त्र के सामने शक्ति दे रखा है, राजनीति विज्ञान व्यापार। जो हमारा ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र किससे संबंधित हो जाएगा, ये मन से संबंधित हो जाएगा। जो इसकी विषय वस्तु क्या है, मन, मूल्य। जो स्ट्रास महोदय हैं, स्ट्रास ने इसको दर्शन शास्त्र में मूल्यों पर बल दिया है। स्ट्रास ने इन्होंने मूल्यों पर बल दिया है। मन, मूल्य, दर्शन शास्त्र इससे संबंधित हो जाता है, जबकि जो समाजशास्त्र है ये स्त्रीकरण से संबंधित हो जाएगा, और अर्थशास्त्र किससे हो जाएगा, व्यापार से संबंधित हो जाएगा। राजनीति विज्ञान शक्ति से हो जाएगा, क्योंकि मार्गेनथाउ ने राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित किया है, शक्ति माना है, राजनीति को शक्ति से रिलेट किया है। तो क्या ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, 2, 1
4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 2-1-4-3। दर्शन शास्त्र का मन मूल्यों से संबंध हो जाता है, समाज शास्त्र का स्त्रीकरण से, अर्थशास्त्र का व्यापार से, राजनीति विज्ञान का शक्ति से। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का, ऑप्शन है राज्य, संविधान, शासन, प्रशासन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेस्ट प्रतिमान जो है किस पर जो है किस चीज़ को इंगित करता है? तो ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है ये मुख्य रूप से ब्रिटिश के कैबिनेट शासन जो है उसके शासन कैबिनेट शासन पद्धति का ही एक आधुनिक नाम है और संसदीय व्यवस्था से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में बदल चुके इस मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं। पहले जो ये संसदीय व्यवस्था थी अब मंत्रिमंडलीय में जो है बदल गई है। तो इसकी कुछ विशेषताओं में है जैसे कार्यपालिका का प्रधान मंत्रिमंडल का नेता होता है, मंत्रिमंडल समस्त प्रशासनिक कार्यों का निर्णय लेता है और प्रदत्त विधायन के कारण मंत्रिमंडल ही सारी विधियां बनाता है, संसद में पेश करता है। सभी प्रमुख देशी तथा विदेशी नियुक्तियां मंत्रिमंडल द्वारा की जाती हैं और वित्तीय जो है समस्त जो वित्तीय प्रस्ताव होते हैं ये मंत्रिमंडल द्वारा ही पारित किए जाते हैं। तो जो वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल है ये क्या करता है? शासन की तरफ इंगित कर रहा है क्योंकि ये एक कैबिनेट शासन पद्धति है। कैबिनेट जो ब्रिटिश की कैबिनेट शासन पद्धति का आधुनिक नाम है वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान। तो कैबिनेट की जो है ब्रिटेन की कैबिनेट शासन पद्धति, ब्रिटेन की कैबिनेट शासन पद्धति का आधुनिक नाम है ये। तो इसके जो कि अब मंत्रिमंडल में परिवर्तित हो गया है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में बदल चुका है और इसकी विशेषताएं मैंने बता दी हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन एक लोकतंत्र सिद्धांत जो जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोक जनतंत्र का सिद्धांत, विधिक जनतंत्र का सिद्धांत, सहभागी लोकतंत्र। तो ऑप्शन आपका जो है पहला संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्योंकि जो लोकतंत्र का संभ्रांत वर्गवादी जो या फिर इसको विशिष्ट वर्गवादी भी कह सकते हैं, संभ्रांत वर्गवादी को विशिष्ट वर्गवादी भी कह सकते हैं। तो ये इसके जो है सिद्धांत को मानने वाले विचारक की अगर हम बात करें तो पैरेटो, मोस्का, मिसेल्स, बर्नहम, शुम्पीटर ये सब हैं। तो इसमें जो है शुम्पीटर का नाम आता जो जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसमें पैरेटो, मोस्का और मिसेल्स, बर्नहम ये सब इसके जो है समर्थक हैं और इनका मानना है कि हर शासन जो है अल्पतंत्री होता है और शुम्पीटर कहते हैं कि लोकतंत्री पद्धति जो है राजनीतिक निर्णय लेने की एक ऐसी संख्यात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को जनता के वोट के लिए प्रतियोगात्मक संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। और इसमें ये बताते हैं कि चाहे कोई भी शासन हो लेकिन जो एक छोटा सा वो होता है कुछ लोगों का गुट होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वही शासन करता है चाहे कोई भी शासन हो। क्योंकि कुछ लोग जो है बातचीत करने में तेज होते हैं, वाकपटु होते हैं और वो बाकी के लोगों को अपनी बातों में मतलब उलझा करके रखते हैं, अपनी बातों को मनवा लेते हैं। तो जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। ये जो संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं का प्रतिवाद न करने वाला प्रथम था। जो ये कथन है कि संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं का प्रतिपादन करने वाला प्रथम कौन था?
ऑप्शन है जॉन लॉक, हॉब्स, बेंथम, मिल। बेंथम। कौन है? जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, बेंथम हैं या मिल हैं? तो जो जॉन लॉक हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जॉन लॉक हैं उदारवाद के जनक हैं। ये उदारवाद के जनक हैं, उदारवाद के जनक हैं। और ये इनका मानना है कि राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना है इन्होंने, और इसे सत्ताधारियों के हाथों में जनता की अमानत घोषित किया है। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि अगर सरकार जो है इस अमानत को ठीक से नहीं रखती है, इस अमानत के साथ जो कि जनता ने उसको दिया है हेरा फेरी कर रही है, तो उसके खिलाफ बगावत जनता कर सकती है। तो जो है ये जॉन लॉक हैं संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं, ऐसा इसका प्रतिपादन करने वाला, इस आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो हैं प्रथम लॉक ही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो कौन सा है कि कौन सी ऐसी समिति है जो कि एक रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? ऑप्शन है आपके सामने प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक आश्वासन समिति या लोक लेखा समिति। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारी ये लोक लेखा समिति है, इसका जो है जो ये लोक लेखा समिति है, ये जो सरकार का वार्षिक जो सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा अनुदत्त जो विभिन्न राशियां होती हैं, राशियों का विनियोग दिखाने वाले जो लेखाओं की जांच करती है ये समिति। जो भी उनका हिसाब किताब होता है तो उन सब की ये जांच करती है। और समिति में कितने 22 सदस्य होते हैं? इस समिति में, लोक लेखा समिति की बात करें ऑप्शन डी में, इसमें कितने होते हैं? 22 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें कि 15 जो है लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। जो 15 होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, कोई एक विपक्ष दल का विपक्ष का होता है नेता, ये अध्यक्ष इसको बनाया जाता है। किसका? लोक लेखा समिति का। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, 22 सदस्य टोटल 22 सदस्य होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से। और इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि है 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। 1 वर्ष के लिए जो है इसको नियुक्त किया जाता है। तो इसका अगर हम कार्यकाल देख लें या अवधि देख लें तो ये 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष। इसकी टोटल ये अवधि इसकी 1 वर्ष के लिए गठित होती है और फिर अगेन इसको गठन करना होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो रखवाले कुत्ते का कार्य करती है जो समिति, उसे लोक लेखा समिति कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो सरकार के जितने भी आय व्यय और जो भी उनका हिसाब किताब होता है उन सब पे निगाह रखती है, उनकी जांच करती है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है? यहाँ होगा निम्न में से, निम्न में से कौन? तो ऑप्शन है आपके सामने जेम्स ब्राइस, बी मिल और जो सी है कोल और लॉक। तो ये जो प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व है, इसका आधार इंग्लिश फेवियन को माना जाता है और इसके मानने वालों में सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब ये प्रमुख हैं। लेकिन अगर इसकी प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व को सही रूप जो प्रदान करने वाला है तो वो GDH कोल हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। GDH कोल जो है इसको सही मायने में व्यवस्थित करते हैं, सही रूप देते हैं। और उन्होंने कहा है कि सच्चा एवं प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व है। इसमें विभिन्न व्यावसायिक वर्गों जैसे कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक आदि
इन सबको किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, ये व्यापारी, शिक्षक आदि को क्या है प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है इसमें। तो प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व में ये सभी जो है अपने अपने ग्रुप से एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ऐसा इनका जो है इस प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व का ये इसका उद्देश्य है। जैसे व्यापारी है जो अपने हित के लिए एक अपना प्रतिनिधि चुनेगा, शिक्षक अपने ग्रुप में से अपने हित के लिए एक जो है प्रतिनिधि को चुनेगा। इसी को जो है प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी है और इसी का प्रतिपादन जो है GDH कोल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सहभागी जनतंत्र निम्न में से किसकी वृद्धि करता है? ऑप्शन है विकेंद्रीकरण की, सुविधा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की, या सक्रिय नागरिकता की, या राजनीतिक जवाबदेही की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो सहभागी जनतंत्र है तो ये सक्रिय नागरिकता को जो है सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है। और जो सहभागी प्रजातंत्र है इसके जनक कौन है? जीन जैक्स रूसो हैं। इसके अगर हम जनक की बात करते हैं, रूसो हैं। इसके जनक जो है रूसो माने जाते हैं। इन्होंने बोला है कि जो है प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र उचित नहीं है। इन्होंने ऐसा जो प्रतिनिधि आजकल जो हम लोग प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो वो उसको उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि संप्रभुता का निवास जनता में होता है, इनका ऐसा मानना है। और संप्रभुता जो है अधेय है, ये दी नहीं जा सकती है। तो ये जो है इनका मानना है कि जनता डायरेक्ट जो है शासन में भाग ले। और अगर इनके अकॉर्डिंग, और ये भी कहते हैं रूसो कि इनका जो है इनको लागू कहाँ हो सकता है? छोटे छोटे देश होंगे वहीं पर ये जो है लागू होगी। सहभागी जनतंत्र जो है ये वहीं पर लागू हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी मतलब कहते हैं। और जो प्रतिनिधि हम लोग चुन के भेजते हैं तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो जो है उसमें हमारी तरफ से प्रतिनिधि जो है डिसीजन लेते हैं। और इस तरह की जो रूसो जिसकी बात करते हैं, तो जो भारत के ग्राम पंचायत हैं और स्विट्ज़रलैंड में जो जनमत है, जो भारतीय ग्राम पंचायत, रूसो के जो सहभागी जनतंत्र या लोकतंत्र की बात जो है, तो ये भारतीय पंचायतें जो हैं इसको इनके फुलफिल इसी पर आधारित हैं, रूसो के जनमत पर। और जो स्विट्ज़रलैंड में जो जनमत होता है ये भी सहभागी जनतंत्र का है। जो स्विट्ज़रलैंड में भी प्रत्यक्ष क्या है लोकतंत्र है, जहाँ की जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। स्विट्ज़रलैंड में भी ये दोनों जो हैं इसके उदाहरण हैं, भारतीय पंचायतें और स्विट्ज़रलैंड का जनमत, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। तो सक्रिय नागरिकता इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? तो उत्कल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, या तेलुगु देशम या बीजू जनता दल। तो ये पूछ रहा है कि कौन जो है क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है, यानी कि क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय, यानी कि राज्य के अंदर जो राज्य में ही रहे, ऐसा दल कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है ये कब गठित 30 दिसंबर 1906 में ढाका में गठित हुई थी। और ये एक राष्ट्रीय दल है। ये एक मुस्लिम लीग क्या है? राष्ट्रीय दल है। ये क्षेत्रीय नहीं है, राष्ट्रीय दल है। और ये जो है 30 दिसंबर कब 1906 को ये गठित होती है। और इसके जो नवाब सलीमुल्लाह आगा खां है के नेतृत्व में हुआ था। जो नवाब सलीमुल्लाह आगा खां के नेतृत्व में जो है इसका गठन हुआ था। 1906 में हुआ था। और ये एक राष्ट्रीय दल है, बाकी सारे जो है क्षेत्रीय दल हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई? वर्क द्वारा, बेंथम द्वारा, या लास्की द्वारा, या हीगल द्वारा? हीगल द्वारा। किसके द्वारा जो है ये राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई है? तो जो बर्क महोदय हैं ये ब्रिटिश राजनीति के बुजुर्ग और रूढ़िवादी प्रणाली के समर्थक माने जाते हैं। और जो है बर्क ने क्या कहा है कि ब्रिटेन की उन सभी संस्थाओं का समर्थन किया है जो समय के साथ विकसित होकर कसौटी पर खरी उतरी हैं। इसी प्रकार जो है वो राजनीतिक दल भी राजनीतिक दलों को भी इसी में रखते हैं और वो कहते हैं कि ये भी जो है समय के साथ जो है कसौटी पे खरे उतरते हैं। और इसीलिए ये कहते हैं कि वर्क ने जो है राजनीतिक दलों की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल लोगों की ऐसी संस्था है जो किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो है सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा जो है वर्क द्वारा दी गई है। और ये मानते हैं कि जो समय के अनुसार जो कसौटी पर खरे उतरते हैं, विकसित होकर के समय के साथ साथ कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो उनमें से राजनीतिक दल भी उनमें से एक हैं। तो इन्होंने इस प्रकार इनकी परिभाषा की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? ऑप्शन है ब्राइस, लावेल, मैकाइवर, मिशेल। तो जो राजनीतिक दल हैं इनको किसने जो है वो विचारों का दलाल किसने कहा है? तो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और क्या है जनसामान्य के विचारों और मनोभावों को समर्थन देते हैं। उन्हें जो है अपनी ओर मिलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और कभी कभी जो है किसी विशेष विचार को उत्तेजित भी करते हैं ताकि लोगों में उस दल विशेष के प्रति लामबंद हो सके, यानी कि उस दल के साथ वो आ सकें। तो स्पष्ट है कि खरीद फरोख्त लेन देन भी होते हैं। और जो है ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। लावेल ने कहा है विचारों का दलाल कहा है, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त, लेन देन और लोगों को कभी विशेष विचार को लेकर के उनको उत्तेजित भी करना, ये सारी चीज़ें उसमें मोल भाव आती हैं। तो विचारों का दलाल बोला है। किसने बोला है? लावेल ने बोला है। जो है राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। देखते हैं निम्न में से भारत में सबसे अधिक संख्या वाला एवं सबसे शक्तिशाली दबाव समूह कौन है? ऑप्शन है संस्थागत समूह, जनहित समूह, गैर सहचारी समूह या सहचारी समूह। जो आलमंड ने कितने 4 प्रकार के दबाव समूहों की बात की थी। पहला था संस्थागत समूह, दूसरा था संगठनात्मक समूह, तीसरा था असंगठनात्मक समूह और चौथा था सहचारी समूह। तो भारत में जो है सहचारी समूह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और सबसे अधिक संख्या वाला यही सहचारी समूह है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। और जो आलमंड ने 4 प्रकार के दिए थे उनमें से ये चौथा जो है भारत में ज़्यादा शक्तिशाली है। और 4 में है कौन? संस्थागत है, संगठनात्मक है, असंगठनात्मक है, सहचारी है। ये आलमंड के भी इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। 4 जो हैं 4 प्रकार के दबाव समूहों की इन्होंने बात की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, या चौथा है दल का अपना कोष होता है। तो इसमें से जो है कौन सा सही है?
आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो जो राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में जो अनेक अंतर होते हैं, अगर देखें तो बहुत सारे अंतर होते हैं कि एक तो जो है दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो राजनीति से बाहर रह करके सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। और दूसरा है एक दल कई दबाव समूहों के सहयोग ले सकता है, परंतु दबाव समूह जो होते हैं कई दलों के सहयोगी नहीं होते हैं। और दल की अपनी निश्चित विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह अपने हित से निर्देशित होते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। जो उनका हित होता है उसी से वो निर्देशित होते हैं, उसी से वो संचालित होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके सारे काम होते हैं। और दलों का उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता पाना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति मात्र होता है और उनको सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो सत्ता पर जो है सरकार पर दबाव बना करके अपने हितों के या जो उनके साथ उनके लोग जुड़े हैं उनके हितों की बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि जो राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है तो ये जो है ये अलग है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है कि कौन सी विशेषता है जो राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। तो समूह तो दोनों होते हैं, संगठन भी दोनों होते हैं और कोष भी दोनों का, यानी फंड जो उनका फंड होता है दोनों का होता ही होता है, कहीं ना कहीं से फंडिंग करनी ही पड़ती है किसी संगठन को चलाने के लिए। तो ये सभी में सिमिलैरिटी है तीनों में, ये एक अलग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया है। यहाँ निम्न होगा, निम्न में किसका प्रतिपादन जो है मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया है। संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, ऑप्शन ए है द्विदलीय व्यवस्था, या सी है संवर्ग पर आधारित दल, या मिलीजुली बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन आपको इसमें सही चूज करना है। तो जो मॉरिस डुवर्जर हैं इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट में राजनीतिक दलों का क्या है चतुर्वर्गीय वर्गीकरण किया था। और इन्होंने क्या किया है, काकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया के आधार पर इन्होंने इस वर्गीकरण किया है। तो ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। इनकी बुक कौन सी थी मॉरिस डुवर्जर की, जिसमें इन्होंने ये वर्गीकरण दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट में ये 4 वर्गों का इन्होंने वर्गीकरण किया, चतुर्वर्गीय वर्गीकरण किया है, जिसमें काकस, ब्रांच देख लेते हैं इनको, काकस, और दूसरा क्या है ब्रांच, और तीसरा है सेल, चौथा है मिलिशिया। इनकी बुक कौन सी है जिसमें इन्होंने वर्गीकरण किया है, पॉलिटिकल पार्टीज their organization and activity in modern state, इस बुक में जो है 4 चतुर्वर्गीय इन्होंने जो है इसका वर्णन किया है, जो कि ये चारों हैं दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो है पहला आपका सही हो जाता है कि मॉरिस डुवर्जर द्वारा संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट में। निम्न में से कौन सा कर राज्य द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और राज्यों तथा संघों के बीच वितरित किया जाता है। ऑप्शन है आपका रेल भाड़ा तथा माल भाड़ा पर लगे कर, बी है कृषि आय के अलावा आय पर कर,
और सी है समाचार पत्र की खरीद बेच तथा विज्ञापनों पर कर। और डी है शेयर बाजारों तथा भावी बाजारों के लेन देन पर लगे स्टाम्प शुल्क के अलावा कर। तो आपको इसमें जो है सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है जो राज्य द्वारा जो निम्न में से कौन सा राज्य द्वारा लगाया गया वो कहा जाता है राज्यों तथा संघों के बीच वितरित किया जाता है। यहाँ पर राज्य नहीं, यहाँ पर संघ होगा। कौन सा निम्न में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और राज्यों तथा संघों के बीच वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। कृषि आय के अलावा आय पर कर, जो आय पर कर लगता है ये जो है केंद्र द्वारा जो संघ द्वारा ये लगाया भी जाता है और उद्ग्रहित यानी इसका संकलन भी किया जाता है, इसको इकट्ठा भी किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है राज्य और संघ के बीच में इसका वितरण भी होता है। और ये 270 में कहा गया है कि जो संघ के द्वारा संघ सूची में जो सभी कर और शुल्क जो संघ सूची में निर्दिष्ट दिए गए हैं जो भी कर और शुल्क और संघ के द्वारा संघ सरकार के द्वारा ये लगाए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। तो इनका वितरण जो है संघ और राज्यों के बीच होगा, ऐसा जो है 270 में ये चीज़ कही गई है। अनुच्छेद 270 में ऐसा बोला गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही है क्या है? संघवाद की कीमत, संसदीय जनतंत्र की कीमत है या राजतंत्र की कीमत है या ये तानाशाही की कीमत है? किसकी? तो जो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। जो संसदीय जनतंत्र है, ये जनतंत्र या प्रजातंत्र एक ही बात है। तो संसदीय जनतंत्र की कीमत है। ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र की कीमत है। देखते हैं क्वेश्चन 18। भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन प्रारंभ किया जा सकता है राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, 2/3 से अधिक राज्यों की सहमति द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा। किसके द्वारा इसका जो है किया जा सकता है? तो जो ये अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा का गठन का प्रारंभ यानी कि नई अखिल भारतीय सेवा जो कोई अगर प्रारंभ की जा रही है तो उसका प्रारंभ यानी कि उसकी शुरुआत कौन कर सकता है? तो वो सिर्फ ये हक जो है सिर्फ जो है राज्यसभा के पास ही है। और तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रपति हित में ऐसा करना आवश्यक समीचीन है तो संसद नीति बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है कर सकती है। तो ये जो है सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है प्रारंभ किया जा सकता है। सिर्फ मतलब इसका अगर हम एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझें तो 312 में कहा गया है 312 में कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का प्रारंभ है इसका सिर्फ ये क्षेत्राधिकार राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ही इसकी शुरुआत कर सकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो पूछ रहा है संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है। ऑप्शन है आयकर, विक्रय कर, रेलवे या डाक एवं तार। तो संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। जो ये विक्रय कर होता है ये जो है संघ सूची में नहीं है। विक्रय कर राज्य सूची का विषय होता है जबकि आयकर, रेलवे, डाक एवं तार सेवा संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची में विषय कितने होते हैं? संघ सूची में टोटल कितने विषय होते हैं? 97 जो है विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 है। और राज्य सूची में कितने हैं? 66 हैं और समवर्ती में 47 है। ये 47 किस में है? समवर्ती में है। और ये राज्य सूची में है और ये 97 संघ सूची में है।
तो ये है। तो इसमें जो आयकर, रेलवे और डाकघर ये सारे तीनों जो हैं संघ सूची में आ जाती हैं, जबकि ये जो विक्रय कर है ये राज्य सूची में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि जो सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगियों की सूची तैयार की जाती है, मतदाताओं द्वारा जो उनकी सूची तैयार की जाती है, तो ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? मतदाता, ऑप्शन है आपके सामने, मतदाताओं द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा, या राजनीतिक दलों की पारस्परिक सहमति द्वारा। तो जो हमने इस पर एक जो है वीडियो भी बना रखा है पूरा, वहाँ पूरी हमने जो है इलेक्टोरल सिस्टम को पूरा अच्छी तरह से समझाया है। तो आप वहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि जितने भी वहाँ सूची प्रणाली है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, और जो है बहुल मत प्रणाली है, कई सारे उसमें इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पूरा हमने एक वीडियो बनाया है। तो आप वहाँ जा कर के अगर आपको जो मतदान की प्रक्रियाएं हैं, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, तो सारी वहाँ पर देख सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा जो है सी। इसमें क्या होता है, सूची प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा जो है उनके जो प्रत्याशी होते हैं, प्रतियोगी प्रत्याशी होते हैं, उनकी सूची राजनीतिक दल द्वारा तैयार की जाती है, और ये चुनाव के पहले ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। प्रेफरेंस बेसिस पर घोषणा होती है कि जैसे हमारे पास जो भी हमको सीटें मिलेंगी वो हम प्रेफरेंस बेसिस यानी कि टॉप से हम जो है उम्मीदवार सत्ता में भेजेंगे। जो प्रत्याशी हैं हमारे वो टॉप से ही निकल के जाएंगे। तो अगर हमको 2 सीटें मिलती हैं तो हम ऊपर के 2 उम्मीदवार भेजेंगे सत्ता में। तो प्रेफरेंस बेसिस पर चुनाव के पहले ही राजनीतिक दल जो है ये सूची बना करके इसकी जो प्रत्याशी होते हैं उनकी घोषणा कर देता है। और सूची प्रणाली में क्या होता है, मतदाता जो होते हैं दल को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशी को। दल को वोट देते हैं, ये प्रत्याशी को नहीं देते हैं, दल को वोट देते हैं। सूची प्रणाली में ऐसा है। आगे डेप्थ में जानने के लिए वो वीडियो रिकमेंड करूँगी मैं, आप उसको देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।